इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे, और अगर आप लोग इसके साथ साथ और कोई सब्जेक्ट चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पूरा किया जाए। तो फिलहाल तो हम लोग आज प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। और ये देखिए, ये आज का टॉपिक रहेगा पाषाण काल, सैंधव सभ्यता संस्कृति और वैदिक काल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद आपको धीरे धीरे करके सारे टॉपिक जल्द से जल्द कंप्लीट करवाए जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, इस बुक का आपको सुबह और शाम दोनों समय वीडियो दिया जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप इसके साथ और देखना चाहते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। चलिए तो देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसमें हम लोग देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है पाषाण काल से है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे, ये क्या थे? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए और बी दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे, ये ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे 1863 में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत किए थे इन्होंने। तो इसलिए ये पुरातत्वविद भी थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। नेक्स्ट देखेंगे, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो ये थॉमसन ने किया था, ठीक है, थॉमसन ने किया था। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर देखें तो पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसेन थॉमसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे, अब सुमेलित करना है। पूरा तात्विक स्थल है और वर्तमान स्थान इसकी अभी कहाँ पे है ये देखना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और ये आपका ईसमपुर जो है कर्नाटक में है। और डिडवाना कहाँ है? डिडवाना राजस्थान में हो गया। गुडियाम गुफा जो है ये तमिलनाडु में हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। देखिए यहाँ नेवासा महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक में है और डिडवाना जो है राजस्थान में है। गुडियाम गुफा तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये मध्य पाषाण काल में हुआ है पशुपालन का आरंभ, ठीक है। तो मध्य पाषाण के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और ऐसे पशुपालन के साक्ष्य जो है भारत में कहाँ कहाँ? आदमगढ़, नर्मदापुरम, इसका पूर्व नाम होशंगाबाद मध्य प्रदेश में मिलता है। और बागोर में, ये कहाँ है? भीलवाड़ा राजस्थान में। तो भारत में आदमगढ़ और बागोर में ये मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो ये बागोर एवं आदमगढ़, ठीक है, से मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको देखते हैं। महदाह सबसे पहले आएगा, पश्चिम से पूर्व की क्रम करना है तो पहले आएगा महदाह, फिर लेखहिया और पैसरा आएगा, फिर वीरभानपुर आएगा। तो देखिए ये उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? सी। तो यही इसमें दिया है, देख लीजिए। पश्चिम से पूर्व देखेंगे मध्य पाषाणिक स्थल, तो ये महदाह कहाँ है? उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में है। लेखिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। पैसरा जो है बिहार में है। और वीरबानपुर जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है, इनमें से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा महदाहा से और सराय नहर, दोनों जगह से हुए हैं, महदाहा और सराय नहर। तो इसको देखते हैं। मध्य पाषाण कालीन जो महदाहा है
ये आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। और जी आर शर्मा जो हैं महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। तो ये जो 3 क्षेत्र है, झील क्षेत्र है, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और एक कब्रिस्तान निवास क्षेत्र, 3 क्षेत्रों में इन्होंने बांट रखा है। तो बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सिंग का निर्मित उपकरण मिला है और साथ ही आभूषण बड़े पैमाने पे मिले हैं। और सराय नाहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलते हैं। तो ये दमदमा से निकले हैं। ठीक है, तो मध्य गंगा घाटी में प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहर, राय, महदहा और दमदमा का उत्खनन हुआ है। और दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक उत्खनन किया गया, जिसके फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इनमें इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं, जो युगल होते हैं, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए हैं। ठीक है, तो और शेष जो है एक एक कंकाल मिले हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है। तो ये आपका हो जाएगा नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई है। खाद्यान्नों का कृषि उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ और यह समय वही था जब मनुष्य जो है कृषि कर्म से परिचित हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो ये कौन सा था? जौ था सबसे पहले। तो वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले जौ, जो कि 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में क्या हुआ, गेहूं का भी उगाया जाने लगा। आगे है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये लहुरा देव से मिले हैं, लहुरा देव से। तो नवीनतम खोजों के आधार पर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। और ये कौन सा है? लहुरा देव। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच, मतलब 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच का चावल के साक्ष्य मिलते हैं। इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय महाद्वीप का जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान था, ये मेहरगढ़ था। ठीक है, तो पाकिस्तान कहाँ है मेहरगढ़? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में था और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो अब क्या, ये अभी हो जाएगा लहुरा देव। आगे देख लीजिए, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है कोल्डिहवा से मिला है, प्रयागराज जिले में जो बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से कितना 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सभी मतलब ईसा पूर्व के अनुसार था। उपरोक्त संदर्भों में हम देखेंगे कि लहुरा देव अगर रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव जब विकल्प में नहीं रहेगा तो इसका उत्तर पहले की ही भांति हो जाएगा। अगर लहुरा देव रहता है तो आंसर लहुरा देव ही रहेगा, और नहीं तो जैसे भी रहेगा तो पहले के अनुसार हो जाएगा। उस स्थल का नाम बताना है जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ से मिले हैं। तो प्राचीनतम अस्थाई जीवन के जो प्रमाण हैं ये सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं। और इसकी प्रमाणिक तिथि देखा जाए तो ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में है, जबकि किली गुल मोहम्मद और कालीबंगा की जो प्राचीनतम तिथि है वो 4000 ईसा पूर्व और 3500 ईसा पूर्व है। यानी कि जो किली गुल मोहम्मद की है 4000 ईसा पूर्व है और कालीबंगा की 3500 ईसा पूर्व है। निम्न में से एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से? मेहरगढ़ से हुए हैं। ठीक है, तो बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ पे पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं।
नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD सांकलिया ने किया था। HD सांकलिया ने नौदा टोली, कहाँ? मध्य प्रदेश में। इसका उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। ये स्थल जो है इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक, ठीक है, ग्राम स्थल है। इसकी तिथि देखा जाए तो 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है नौदा टोली जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए कहीं कहीं ये स्टार लगा आपको दिख रहा होगा, तो ये नोट की तरह वन लाइनर के रूप में दे दिया है। चलिए आगे देखेंगे। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। तो नवपाषाणी युग में दक्षिण भारत में 100 को भिन्न भिन्न रूपों में दफनाया जाता था। तो इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित होते थे, इसे क्या कहते थे? बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता था। और इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से थे? जैसे शिष्ट समाधि होती थी, पिट सर्किल होता था, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय, मेहिर, ये सभी होता था। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये संगनकल्लू से संबंधित है। तो कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद है, वहाँ पे स्थित जो संगनकल्लू है, यहाँ पे नवपाषाण कालीन पूरा स्थल मिला है। राख के टीले प्राप्त यहाँ पे हुए हैं। देखते हैं निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका भीमबेटका हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। भीमबेटका तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका है, जो प्रागैतिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में बनाया गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरन, ये सभी के चित्र हैं। और यहाँ के जो शिला आश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज हुई थी 1957 में, VS वारकर के ने किया था। और भीमबेटका जो है शिलाश्रय यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है, सूची जो होता है उसमें शामिल है। नेक्स्ट है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये हो जाएगा VS वाकंकर। गैरिक मृदभांड पात्र जो OCP है, इसका नामकरण हुआ था, तो ये हस्तिनापुर में हुआ था, हस्तिनापुर में। तो गंगा यमुना द्वीप की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरू वर्ण गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया। BB लाल के निर्देशन में 1950-52 के दौरान हस्तिनापुर में हुए उत्खनन में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त हुआ था और यहीं से इसका नामकरण भी हुआ था। ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर इनको दफनाते थे। तो महाराष्ट्र में क्या होता था? ताम्रपाषाण काल में जो जोरवे संस्कृति थी, तो यहाँ पे निवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदोली, इनामगा, इन सभी पुरा स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हंडिया और तांबे की भी कुछ वस्तुएं रखी जाती थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये बुर्ज होम हो जाएगा, बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट ही स्थित है जो बुर्ज होम। ये नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से इनके प्राप्त हुआ है। ठीक है, गर्तावास में वहाँ होता था ये समाधान। तो गड्ढों वाले घर गर्तावास का भी यहाँ पे प्रमुख विशेषता है। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम में मिले हैं। विंध्य
क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये आपका हो जाएगा लेखैया से मिले, लेखिया से। ठीक है, तो डॉक्टर जैन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ सुरक्षित हैं और कुछ अधिकांश क्या हैं जो क्षत विक्षत हो चुके हैं। ठीक है, अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जो जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली हैं। अब कथन दिया हुआ है और कारण, तो इसमें देखना है कौन सा सही उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले कथन क्या है? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। तो ये सही है बिल्कुल। और इसका कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, इसीलिए। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जी.आर. शर्मा के अनुसार इन्होंने कहा कि सराय नहर राय में जब खुदाई के बाद यह अवधारणा दी इन्होंने कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी होने पर लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रव्रजन करने लगे थे। तो ये आपका पाषाण काल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति देखेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो ये अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। मानव समाज जो होता है विलक्षण या विशिष्ट होता है, क्यों? क्योंकि वो अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है और अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज में परिवर्तन होता जाता है। जैसे पहले खाद्य संग्राहक होता था, फिर कृषि का उत्पादन हुआ, फिर उद्योग आया, तो ऐसे करके परिवर्तन होता रहता है अर्थव्यवस्था में, और फिर समाज में भी उसके अनुसार परिवर्तन होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया तो सामाजिक व्यवस्था जो है इसी अनुरूप बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि जो है अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो आद्य ऐतिहासिक युग से ये संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो थी आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका कारण है मेन ये मृदभांड है। ठीक है, मृदभांड, इसके बारे में देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए जो मृदभांड हैं ये ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में मृदभांड पाए गए हैं ये बताता है कि ये आर्य जब आए थे उससे पहले का था। काले रंग की आकृतियां से चित्रित लाल मृदभांड जो है जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं ये आर्यों से संबंधित हैं। तो ये जो काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदभांड है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और जो धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड है ये आर्यों से संबंधित है। तो ये इससे अलग करता है आर्यों से। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? तो क्योंकि इनके पास एक विकसित
शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ये सारे ही हो जाएंगे, सारे ही आंसर हो जाएंगे। तो सिंधु देख लीजिए इसको, सिंधु घाटी संस्कृति जो है वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी ये भाव चित्रात्मक थी, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग, देखिए वैदिक सभ्यता के जो लोग थे ये लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो लोहे के ज्ञान का अभाव इनमें था, नहीं जानते थे। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये पुरातात्विक खुदाई है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है तो उसका वाचन तो हो नहीं सका है, इसलिए ये जो पुरातात्विक खुदाई होती है, पुरा स्थलों से प्राप्त जो अवशेष हैं वो ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है? तो ये है आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल जो है ये सुतकांगेडोर था, जो बलूचिस्तान में है। पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर में है, ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तरी पूरा स्थल जो है मांडा में जम्मू कश्मीर में है ऊपर। और दक्षिणी पूरा स्थल देखा जाए तो ये दैमाबाद कहाँ, महाराष्ट्र में है। तो ये था चारों तरफ का चौहद्दी जिसको कहते हैं। आगे देखते हैं, सुमेलित करना है। तो सुमेलित करते हैं इसको। ये एक तरफ पूरा ये स्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ इनकी जिसने खोज की है ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मिलान करते हैं। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1923-24 और 1924-25 में। हस्तिनापुर का किसने किया था? तो बी लाल ने किया था 50 से 52 के बीच। और तक्षशिला का जॉन मार्शल ने किया था 1913 से 34 के बीच। और कौशाम्बी का A.G. मजुमदार ने किया था 1936 से 37 के बीच। तो इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। यही सब यहाँ पे देखिए दिया है जो हमने ऊपर बताया। आगे देखेंगे, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा जो है पूर्व आर्य से माना जाता है, ठीक है। पूर्व आर्य काल से ये माना जाता है। सैंधो सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण हम लोग देखें तो सैंधो पुरा स्थलों से जो मातृ देवी की मृण मूर्तियां मिली है और मुहर मिली है उससे प्राप्त चित्र हैं। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, तो ये कालीबंगा में की गई, ठीक है। तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है और यहीं से जूता हुआ खेत मिला है। सुमेलित करना है अब, ठीक है, कौन किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हम लोग सुमेलित करते हैं। चलिए, हड़प्पा जो है, हड़प्पा आपका सावधान 837 से संबंधित है, यहाँ से मिले हैं। और लोथल जो है, लोथल से गोदी मिला है। और कालीबंगा से जूता हुआ खेत मिला है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो इसका देखिए आंसर जो था डी था, ठीक है, यही दिया है। सावधान मिले हैं हड़प्पा से, लोथल से गोदी बड़ा मिला है और कालीबंगा से जूता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। फिर से सुमेलित करना है, तो इसको देखते हैं कौन किस नदी किनारे स्थल दिया है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, हस्तिनापुर आपका गंगा नदी के किनारे है, नागार्जुन कोंडा जो है ये आपका कृष्णा नदी किनारे, पैठन जो है गोदावरी नदी के किनारे है। तो इसका हो जाएगा बी है इसका आंसर। हड़प्पा रावी नदी किनारे, हस्तिनापुर गंगा हो गया, नागार्जुन कोंडा कृष्णा हो गया, पैठन जो हो गया गोदावरी नदी से संबंधित है। अब सुमेलित करना है, देखते हैं इसको। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दिया हुआ है, एक तरफ नदियां दी हुई हैं। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे, लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा। और साथ ही रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए ए हो जाएगा, ए।
सैंधो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप लोग पता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो सैंधो सभ्यता के महान स्नानागार का जो साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके जलाशय की लंबाई उत्तर से जलाशय की जो लंबाई है इसका, ठीक है, उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो लगभग 12 मीटर है और चौड़ाई पूरब से पश्चिम देखा जाए तो ये 7 मीटर है और अधिकतम गहराई इसकी 2.4 मीटर है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे जो सत्य असत्य देखना है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य भी उन्नत अवस्था में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही, तीनों सही है। यहाँ पे डी केवल गलत है। लोग जो है लोहे से परिचित नहीं, यहाँ पे थे दिया है, नहीं थे, ठीक है, डी है आंसर। तो कांस्य युगीन सैंधो सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और लोहे से परिचित नहीं थे सैंधोवासी। और सैंधो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत था, मातृ देवी की उपासना होती थी और इसके साक्ष्य भी मिले हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लोथल गुजरात में है। रोपड़ आपका पंजाब में है। कालीबंगा ये गलत है, ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो यहाँ पे आलमगीरपुर है और हुल्लास, ये दोनों हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, 3 और 4। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लोथल गुजरात में। आलमगीरपुर मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। और हुल्लास जो है सहारनपुर जिले में है। आगे बढ़ेंगे तो हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही नहीं है? तो डी यहाँ पे सही नहीं है। ये देख लीजिए, आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। बनावली आपका कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में हो जाएगा। तो राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी भी हरियाणा में ही है। चलिए, हड़प्पई स्थल दिया है और स्थिति इसकी दी हुई है। मांडा कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर में है। और दैमाबाद हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। और कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में हो जाएगा। सी है इसका आंसर, सी। फिर से सुमेलित करना है। हड़प्पा पूरा स्थल दिया हुआ है और कहाँ पे स्थित है? तो बालू, बालू कहाँ स्थित है? बालू हरियाणा में स्थित है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। पाडरी, पाडरी जो है गुजरात में स्थित है। हुल्लास उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, यही दिया हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में स्थित है? तो यहाँ पे बताना है कि सिंध में कौन स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो ही है, यहाँ बी है आंसर। तो मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो जो है सिंध में स्थित है। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित, तथा सुरकोटता कहाँ है? ये आपका गुजरात में है। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने किया था। तो ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में है स्थित और इसका सर्वप्रथम N.G. मजुमदार ने खोज किया था और वर्ष 1935 इसकी खोज 1931 में M.G. मजुमदार ने किया था और 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन कराया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ये हड़प्पा, हड़प्पा जो है ये अब पाकिस्तान में। हड़प्पा के अवशेष जो है आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मिले हैं और ये स्थल जो है रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में। लोथल गुजरात में है और आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, तो ये पंजाब का है, ठीक है। दधेरी हड़प्पा प्रवर्ती हड़प्पा स्थल है, ठीक है, ये पंजाब में है। और यहाँ से दधेरी स्थल से चित्रित धूसर मृदभांड काल से ये संबंधित है, जो आर्यों के आगमन का काल भी माना जाता है, काल भी है।
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में इसमें लोथल जो है भारत में स्थित है। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो है हड़प्पा कालीन बंदरगाह है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी पे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था, पतन होता है, तो ये लोथल में था, लोथल में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी में स्थित था। तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी। ये सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा स्थल था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरी लाल ये सभी पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी और धौलावीरा ये भारत में है और ये हड़प्पा सभ्यता के 5 बड़े स्थलों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी लाल और राखीगढ़ी और धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो इनमें से कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इनमें से कौन कौन था? तो सिंधु तो था ही, चेनाब भी था और साथ ही झेलम था, गंगा नहीं था। ठीक है, तो सिंधु, चेनाब, झेलम ये हो जाएगा। तो आपका बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के और पूर्वी तट से, झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक जो हिंदन नदी है उतना तक माना जाता है, उत्तर से दक्षिण में। और इसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदियाँ तो शामिल है परंतु गंगा इसमें शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, बिल्कुल सही है। लोथल का एस.आर. राव हो जाएगा, ये भी सही है। और सुरकोटता का जे.पी. जोशी ने किया था खोज, तो ये तीनों सही है। डी यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो हड़प्पा में का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का एस.आर. राव, सुरकोटता का जे.पी. जोशी। जबकि धौलावीरा का देखा जाए तो बी के थापड़ ने नहीं बल्कि R.S. विष्ट ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था तो ये ए कनिंघम था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों सर्वप्रथम सीमित उत्खनन कराया था, किंतु वह हड़प्पा के टीले के महत्व को समझ नहीं पाए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था होती थी। तो यहाँ पे देखिए सारे ही हो जाएंगे कि अधिकतर घरों में मिले ही हैं, तो सारे आंसर हो जाता। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है तो ये लोथल में मिलता है। ठीक है, हाथी दांत लोथल गुजरात में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो और लोथल। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर नाव के चित्र तथा लोथल से नाव के चित्र युक्त मुहर प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अच्छा एक मिनट, कथन कारण दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें बताना है कौन से सही हैं। तो कथन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, तो ये बिल्कुल सही है, विलुप्त हो गए और ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है क्योंकि खुदाई करके ही पता चला। तो ये दोनों ही सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा जो है वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल में जिले में रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। तो ये नगर जो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो,
ये सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। इनकी खोज उत्खनन के दौरान क्रमशः राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने किया था और वर्तमान में ये नगर मृतप्राय यानी कि विलुप्त अवस्था में हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती, ठीक है। पहला कौन सा है? राखीगढ़ी, और धौलावीरा दूसरा है। और यह कहाँ पे स्थित है? गुजरात के कच्छ में स्थित है, ठीक है। और यहाँ से उत्खनन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड भी महत्वपूर्ण हैं, मिले हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? तो ये धौलावीरा था। तो धौलावीरा जो था एक आयताकार, ठीक है, आयताकार नगर था। इस नगर को 3 भागों में, किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरा स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है और धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह प्राचीन नगर अपनी उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली के लिए विख्यात था और यहाँ पे जल संचयन के लिए जलाशयों के साथ साथ बांधों की भी श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंधित जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो ये धौलावीरा के उन्नत जल प्रबंधन का उदाहरण था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस स्थल से द्वीप संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो ये लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से मिला है। तो लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण मिले हैं, जबकि कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि मिली है। नेक्स्ट है हड़प्पन स्थल सनौली जो है, इसका उत्खनन हुआ है। तो ये यहाँ पे अभी हाल में उत्खननों से क्या प्राप्त हुआ है? मानव समाधान यहाँ पे प्राप्त हुए हैं और ये कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है, ठीक है। बारौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से अनेक मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इनकी जो दिशा थी उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं। इनमें गहने प्रमुख हैं और साथ ही जानवरों की हड्डियां भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले का एक गांव जो है मांडी अचानक चर्चा में आ गया। कब? सन 2000 में। ये बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले और इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया। नेक्स्ट है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ जो है सबसे पहले कहाँ किया गया? तो ये भारत में किया गया। वस्त्रों के लिए कपास की खेती सबसे पहले भारत में सन 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी और ये कहाँ है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो ये हो जाएगा घोड़े का नहीं मिलता है, ठीक है। बैल है, हाथी है, भेड़, ये सभी मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे मृण बटिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा से प्राप्त मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन किया गया है और इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो ये मिस्र की सभ्यता थी, ठीक है। मिस्र की सभ्यता नील नदी पे की सभ्यता मानी जाती है। तो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी में किद्रोनी में हुआ और नील नदी जो है विश्व की इस प्राचीन सभ्यता के आधार थी, ठीक है।
मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग जो है रेगिस्तान होता। मिस्र जो है अफ्रीका में स्थित है, आपको पता ही है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इराक थी, इसकी समकालीन थी। तो नील नदी, ये मिस्र की सभ्यता की समकालीन ही सिंधु घाटी सभ्यता भारत में और मेसोपोटामिया की कहाँ, इराक में थी। ठीक है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण। सबसे पहले एजटेक आएगा, फिर माया, फिर मुइस्का और फिर इंका आएगा। उत्तर से दक्षिण है ये। ठीक, आगे देखेंगे इसके बारे में, देख लीजिए इसका, चलिए इसको देख लेते हैं। एजटेक जो सभ्यता का विस्तार है कहाँ पे हुआ था, मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी भाग आता है और अधिकांश इसमें मध्य अमेरिका के क्षेत्र अर्थात मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, ये सभी अगर तथा उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र इसमें शामिल है। तो ये सारे किस में शामिल थे, मध्य अमेरिका। ठीक है, अब इस प्रकार एजटेक सभ्यता का विस्तार मुख्यतः मध्य मैक्सिको में था। माया सभ्यता, 4 सभ्यताएं थी, तो एजटेक हो गया। माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग में था, अर्थात दक्षिणी पूर्वी मैक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर और होंडुरास तक था। इसके अलावा देखें तो मुइस्का सभ्यता जो थी ये दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया के पूर्वी भाग में स्थित था, जबकि इंका सभ्यता जो थी इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्योटो, इक्वाडोर जो है वहाँ से लेकर दक्षिण में सेंटियागो, चिली तक था। ठीक है, तो ये इसलिए एजटेक, माया, मुइस्का तथा इंका ये उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार था। अब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब हम लोग वैदिक काल से संबंधित देखेंगे। ठीक है, तो आर्य जो शब्द है इंगित करता है, तो ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द। तो इनके बारे में देख लीजिए। आर्य जो है प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। और वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में देखा जाए तो ये कुलीन, सभ्य, साधु के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी आगे देखिए, कोई मतलब नहीं इसका। आगे देखेंगे, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, एक उत्तम व्यक्ति होता है। ठीक है, आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। तो भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। त्रयी नाम है, त्रयी जो नाम है 3 वेदों का त्रयी कहा जाता है। तो कौन सा 3 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। अब सुमेलित करना है। ठीक है, इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। वेद दिया है उसमें वर्णित दिया गया है, इधर जो वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद में आपका स्रोत है और स्तोत्र है एवं प्रार्थनाएं हैं। और यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड दिया हुआ है। सामवेद में संगीतमय स्तोत्र दिया हुआ है। और ये आपका अथर्ववेद में है, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की बात कही गई है। तो इसका आंसर जो था ए था। ठीक है, ए है। तो ऋग्वेद में देखिए स्तोत्र और प्रार्थनाएं हैं और इसमें कितना, कुल 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचा या मंत्र या श्लोक कह लीजिए ये हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गे रूप में यानी कि संगीतमय इसमें स्तोत्र हैं, जिनको उद्गाता पुरोहित गाता था, जो इसको गाता था उसको उद्गाता कहते थे। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं और 730 सूक्त में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में यहाँ दिया हुआ है।
ऋग्वेद क्या है? तो स्त्रोतों का ये संकलन है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये सामवेद का संकलन। सामवेद में 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है, पहले वैदिक संहिताएं आएंगी, फिर ब्राह्मण आएगा, फिर आरण्यक आएगा और फिर उपनिषद आएगा। तो ये सही क्रम है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, इसके देखते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, और पंचवीस या तांड ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण ये सामवेद से संबंधित है, और शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से संबंधित है, और गोपथ ब्राह्मण आपका अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो दर्शन पर ये आधारित हैं उपनिषद। ठीक है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है उपनिषद को। आगे देखेंगे, निम्न में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ये उपनिषद में मिलता है। तो वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, जबकि उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, और ये जो शब्द है ये श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। नेक्स्ट आएंगे, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है। कठोपनिषद में ही यम और नचिकेता का संवाद है, और इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा है, नित्य है और शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते, इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। ये भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित किया गया है। आगे देखेंगे, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो कैकेयी के शासक थे। ठीक है, उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाह जाबाली थे, कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान करना है, इनमें से किन नदियों के साथ की जा सकती है? तो ये चेनाब के साथ की गई है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये कुभा और क्रुमु हो जाएगा। ठीक है, तो कुभा काबुल, क्रुमु कुर्रम को, गोमती गोमल को एवं सुअवस्ती स्वात नदियाँ जो है अफगानिस्तान में बहती हैं। ये ऋग्वेद में उल्लेखित है। इन नदियों का उल्लेख स्पष्ट करता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। आगे देखेंगे, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये अफगानिस्तान में होना चाहिए। तो सुमेलित करना है, वैदिक नदियाँ दिया हुआ है और आधुनिक नाम इसका देखना है। तो कुभा का क्या हो जाएगा? कुभा का काबुल हो जाएगा। परुष्णी का आपका रावी हो जाएगा। सदानीरा का गंडक हो जाएगा, और सुतुद्र क्या काबुल हो जाएगा। तो ये इसका आधुनिक नाम है, और ये पुराने नाम थे जो वैदिक थे नाम थे। तो बी था इसका आंसर, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति को माना जाता था। तो बृहस्पति देवता को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क जो होता था किस अंग का आभूषण होता था? तो ये गले का आभूषण होता था। तो निष्क जो है गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, और साथ ही जो निष्क था ये वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह जो है कौन अधिकारी था? तो ये राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था। भागदूह राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी, अर्थ मंत्री होता था। बोगज गोई जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख मिलता है। तो ये एशिया माइनर में स्थित है बोगज गोई, और यहाँ से प्राप्त हुआ है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व
पूर्व के अभिलेख। यहाँ से ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है और इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ये बोगज गोई ही देता है। 14वीं शती ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, तो ये बोगज गोई से मिलता है। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था और तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश जो है उत्तरी ध्रुव था, किंतु यह इतिहासकारों के द्वारा मान्य नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है, तो देखिए पुरुष मेध जो है एक प्रमुख यज्ञ है और यह शुक्ल यजुर्वेद के 3रे अध्याय कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित मिलता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रश्न में जो विकल्प दिया गया है तीनों मौजूद नहीं है, इसलिए इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, यद्यपि अनेक इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ये ऋषि गौतम राहुगण थे। तो आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इनके अनुसार राजा विदेह जो थे माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो ये कुरु और पंचाल को समझा जाता था उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में देखिए नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी और कुरु पंचाल जो है इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे और ये नगर जो है उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धूर थे, हब थे। गोत्र शब्द जो होता है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये ऋग्वेद में गोत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, यही गोत्र कहलाता है। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो ये परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया। 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध जो होता है ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया और ये भारतों के राजा सुदास की इसमें विजय हुई थी। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है? तो ये सरस्वती नदी को कहा गया है। ठीक है, माते तमा, नदी तमा और माते तमा मतलब सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी का इनको दिया गया है। उस जनजाति का नाम बताना है जो ऋग्वैदिक काल के आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। तो इसमें कीकट नहीं था, यदु, पुरु और तुर्वसु था। ठीक है, तो ये जो 4 ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में कौन कौन थे? यदु था, द्रुहु था, पुरु था, अनु था, तुर्वसु इसमें शामिल था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो ये कृषि था। तो आर्य मूलतः क्या थे? पशुपालक और कृषक थे और ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन मिलता है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है और पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन किया गया है। तो उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में यौ शब्द जो है किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यौ जो है जौ को कहा जाता है। जौ को किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिला है।
अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है और इसमें विभिन्न विषयों जैसे रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि का भी विवरण मिलता है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो बलि एवं कर्म कांड में विश्वास करती थी। तो ऋग्वेद काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ में विश्वास करते थे। यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड भी निहित था। ऋग्वैदिक धर्म जो था बहुदेववादी था। तो ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टिया देखें तो बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य जो है विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे और मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग था। एक था ध्रुव स्थान जो आकाश के देवता होते थे, एक अंतरिक्ष के देवता होते थे और एक जो है पृथ्वी के देवता होते थे। और इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। तो इसे एकैकवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत्य पीड़ा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, देवतावाद और बहुदेवतावाद की दृष्टि भी मिलती है, किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग था। ठीक है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है समर्पित है तो ये इंद्र को समर्पित है। तो ऋग्वेद में इंद्र का जो वर्णन है सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है और इसमें 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता ये थे और इन्हें आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा का देवता माना जाता था। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और यह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। निम्न में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है तो ये अग्नि से संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र इंद्र को समर्पित है, किंतु इस प्रश्न में विकल्प नहीं है, इसलिए अग्नि जो दूसरे स्थान पे है, इसीलिए यहाँ पे देखिए ए आंसर आ रहा है अग्नि को। नेक्स्ट है वैदिक देवता जो है इंद्र के विषय में निम्नलिखित पर विचार करें। सही देखना है उत्तर, इसमें कौन सा कूट सही होगा। तो झंझावत के देवता थे इंद्र, जो है झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। तो डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ऋग्वेद में जो है इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। इनके लिए 250 सूक्त समर्पित है और यह वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता भी माना जाता था। इंद्र को वृत्त सुरहंता यानी कि वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्भिद किला को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पारण करने वाला, सत्यकृति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से इनको जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र जो है पापियों को दंड भी देते थे। तो इसलिए यहाँ पे 1 और 4 सही था। निम्न में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 800 से 600 ईसा पूर्व का ये ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा हुआ है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक समय सूत्र का काल कहा जाता है। आगे है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर वंशानुचारित संकेतक है। तो ये पुराणों के संकेतक हैं। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार किया गया है।
तो सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, मनवंतर है और वंशानुचरित है। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग जो है प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में क्या है, कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई है और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं और घटनाओं का इसमें वर्णन है। पुराणों की संख्या कितनी है सभी जानते हैं, 18 है और इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र ने किया था। महाभारत मूलतः किस रूप में जाना जाता है, तो ये जय संहिता के रूप में जाना जाता है। तो महाभारत के प्रारंभिक रचना काल जो है में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। इसका दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और इसका अंतिम संस्करण है जिसे सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। सप्तसहस्त्री संहिता उपनाम किस ग्रंथ का है, तो ये महाभारत का है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी तो ये ब्राह्मणी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये ईरान से संबंधित है। ईरान से संबंधित है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द जो है किसके लिए यूज किया गया है, गायों के लिए। ठीक है, अघन्य का मतलब है न मारे जाने योग्य। ठीक है, तो गाय की हत्या तथा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों ने दी है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है, तो ये गाय को समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था और इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में माना गया है। अच्छा, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो ये अंतररंजी खेड़ा से मिले हैं। तो अहिछत्र, अतरंजी का खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कामपल्ल आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातुमल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां भी मिली हैं। इससे यह संकेत होता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। अब सुमेलित करना है, देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज जो था कृषक से संबंधित था और ऋग्वैदिक समाज हो जाएगा चारागाह संबंधित। मध्यकाल जो है जमींदारी से संबंधित था। तो डी है इसका आंसर। ठीक है, डी। तो ये आपका था। तो यहीं तक आज रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हम लोग इसके आगे का पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर कमेंट करके बताइएगा आपको ये सीरीज कैसी लग रही है।